नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूँ। प्यारे साथियों, भारत का भौतिक स्वरूप के हमने 5 वीडियो कर लिए थे। ये छठा वीडियो है जिसके अंतर्गत हम और कुछ भारत के भौतिक स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। ये जो प्यारे साथियों, ये जो विशाल मैदान है वो किन किन नदियों से बना है। तो पहला पॉइंट आता है गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के द्वारा बना मैदान है। आगे अगर मैं बात करूं, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहा जाता है। आई बात समझ में, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। आगे अगर मैं बात करूं, पश्चिम से पूर्व की तरफ लंबाई, पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई कितनी है इसकी, तो है आपके 3200 किलोमीटर। अगर मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर चौड़ाई का जिक्र करूँ कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो वो है 150 से 300 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है। आगे अगर मैं बात करूँ इसमें, तो ये जो है मैदान वो पश्चिम में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। आई बात समझ में। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ इस मैदान की मिट्टी कैसी है, तो उपजाऊ मृदा या मिट्टी है। ठीक है प्यारे साथियों, ये जो पॉइंट था ये उत्तरी भारत के विशाल मैदान के कुछ छोटा सा पॉइंट था। अब हम उत्तरी भारत के विशाल मैदान को कुछ भागों में बांटते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हुए, ताकि कंपटीशन का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। ये सारा कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है। जैसे प्यारे साथियों, पहला भाग, इसमें जो मैं कुछ भागों में बांटता हूँ, मैदान में भी मिट्टियों के आधार पर इसको बांटने का प्रयास करूँ या फिर इसको मैं कुछ भागों में बांटूँ, तो पहला भाग आता है बाबर। बाबर क्या होता है प्यारे साथियों, हमने पढ़ा था शिवालिक। उत्तर में शिवालिक हिमालय से सटा है। आई बात समझ में। उत्तर में हिमालय, शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों से सटा है। देखो बाबर है तो यहाँ पर क्या है, कंकड़ पत्थर है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये जो मैदान है वो 8 से 10 किलोमीटर तक क्या है, चौड़ा है। 8 से 10 किलोमीटर तक चौड़ा है। आगे अगर मैं बात करूं, जब कंकड़ पत्थर हैं तो कृषि नहीं कर सकते, तो आगे अगला पॉइंट के रूप में लिखना चाहे तो लिख दो, कृषि नहीं कर सकते। आगे जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कंकड़ पत्थर हैं तो यहाँ पर जो छोटी छोटी नदियाँ होगी, क्योंकि कंकड़ पत्थर में छोटी छोटी नदियाँ इसके कंकड़ पत्थर के नीचे की ओर बहती हैं तो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये भी पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है। छोटी छोटी नदियाँ कंकड़ पत्थर के नीचे बहती हैं, इसलिए हमें दिखाई
नहीं देती हैं। आई बात समझ में? ये बाबर से सारे पॉइंट मैंने लिखवा दिए कि शिवालिक हिमालय के से सटा भाग है, कंकड़ पत्थर है, यहाँ पर 8 से 10 किलोमीटर तक चौड़ा है, कृषि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब कंकड़ पत्थर आ जाते हैं तो वहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती है। आगे अगर मैं बात करूँ प्यारे साथियों, वो कह रहा है यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो कंकड़ पत्थर के नीचे बहती हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती हैं। ये आपके सामने पहला पॉइंट क्लियर हुआ। बाबर के नीचे जस्ट होता है तराई। क्या होता है प्यारे साथियों? तराई। ये तराई कहाँ है? बाबर के दक्षिण में स्थित है। आगे अगर बात करूं तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है? इसकी चौड़ाई होती है प्यारे साथियों 10 से 20 किलोमीटर तक ये चौड़ा होता है। आगे अगर मैं बात करूं, यहां पर चिकनी व दलदली मृदा या मिट्टी पाई जाती है। आगे अगर मैं बात करूं, जो नदियां बाबर में मतलब कंकड़ पत्थर में नहीं दिखाई पड़ती हैं, वो नदियां तराई के मैदान में दिखाई देती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। जो नदियां बाबर में नहीं दिखाई देती हैं, वो नदियां तराई में दिखाई देती है। आगे अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, यहां पर वर्षा अधिक होने के कारण पूर्वी भाग अधिक चौड़ा पाया जाता है। वर्षा अधिक होने के कारण पूर्वी भाग, भारत का जो पूर्वी भाग है ये वाला हिस्सा, वो क्या होता है? चौड़ा है। आगे अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं तो यहाँ पर कृषि की जा सकती है। कृषि के लिए उपयोगी। जब ये कृषि के लिए उपयोगी है तो यहाँ पर कौन कौन सी कृषि की जा सकती है? यहाँ पर गेहूं की कृषि की जा सकती है, साथ ही साथ यहाँ पर गन्ना की कृषि भी की जा सकती है और चावल की कृषि भी यहाँ पर की जा सकती है। देखो प्यारे साथियों, हमने बाबर पढ़ा है, हमने तराई पढ़ा है। तराई में हमने बाबर का जो दक्षिणी भाग है वो तराई के अंतर्गत आता है। इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर तक होती है। चिकनी व दलदली मिट्टी पाई जाती है। जब चिकनी और दलदली मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पर कृषि होगी। तो कौन कौन सी कृषि होगी? गेहूं, चावल और गन्ने की कृषि की जाती है। और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नदियां बाबर में दिखाई नहीं देती हैं, वो नदियां तराई में दिखाई देती है। आगे बात करूं मैं आपसे तो आता अगला मैदान बांगर। बांगर को हम क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ का मतलब क्या होता है? जहां बाढ़ या वर्षा का पानी नहीं पहुंच पाता है, उस क्षेत्र को हम बांगर के नाम से जानते हैं। ये जो बांगर वाला भाग है वो पंजाब प्लस यूपी में है। ये जो क्षेत्र कहाँ पर है? पंजाब और यूपी में। इसमें छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं। इसमें भी छोटे छोटे कंकड़
पाए जाते हैं। जब छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं तो ये भी चीज हो सकती है कि कृषि के लिए कम उपयोगी हो, तो ये भी पॉइंट लिख दो आप, कृषि के लिए कम उपयोगी। जब ये कृषि के लिए कम उपयोगी है तो आई बात समझ में। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसी में, तो आपके सामने आएगा यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर है और ये जो मैदान है उसको क्या कहते हैं, इसको रेह या कलर भी कहा जाता है। कहा जाता है। आई बात समझ में। ये सारे पॉइंट देखो प्यारे साथियों, में ऐसे लिखवा देता कि बांगड़ को पुरानी जलोढ़ कहते हैं, तो आप क्या करते हो, रट लेते हो उसको। पुरानी जलोढ़ है क्या, इसको क्यों पुरानी जलोढ़ कहते हैं, ये कहां पर पाई जाती है, इसका क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पर कृषि की जाती है या नहीं की जाती है, ये सारे डाउट आपके धीरे धीरे, सारे पॉइंट ऑफ व्यू, सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, खादर, कौन सा भाग है, खादर। ये जो खादर है ये इसको नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ का मतलब क्या है, बाढ़ आती रहती है, ये जो क्षेत्र है यहां पर बाढ़ आती रहती है, तो नई जलोढ़ को या नई खादर बनती रहती है। आगे अगर मैं इसी में बात करूं, ये कहां कहां पर फैला हुआ है, ये प्यारे बच्चों पूर्वी यूपी, ये वाला भाग पूर्वी यूपी हो गया, और ये वाला पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट पूर्वी यूपी, बिहार प्लस पश्चिम बंगाल में फैला है। आई बात समझ में, ठीक है। और ये जो है वो कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ये जो खादर की मिट्टी है वो कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। जब कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी है तो यहां पर कौन कौन सी कृषि की जा सकती है, तो यहां पर गन्ना, गेहूं, चावल, जूट, दलहन, तिलहन आदि की कृषि की जा सकती है। प्यारे साथियों, हमने जो ये मैदान है इसको मिट्टी के आधार पर या उपजाऊ या कृषि के आधार पर हम इनको भागों में बांटकर एक एक पॉइंट को समझ चुके हैं। आगे अगर मैं बात करूं, ये जो मैदान है इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, तो उसके भाग लिख देते हैं, फिर हम एक एक भाग का विस्तृत रूप से जिक्र करेंगे। जैसे पहला भाग आपके सामने आता है, उत्तरी भारत के पूरे मैदान को हम 4 भागों में बांटते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग लिखो पंजाब का मैदान, दूसरा भाग लिखो गंगा का मैदान, तीसरा भाग लिखो राजस्थान का मैदान, चौथा भाग लिखो ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्यारे साथियों, हमने 4 भागों में बांटा। अब हम इन चारों भागों को अलग अलग तरीके से विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है आपके सामने पंजाब का मैदान, हेडिंग लगा दो। आप अपने नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से नोट्स बना देना। हाँ, पहला पॉइंट आता आपके सामने पंजाब का मैदान।
जब आप पंजाब का मैदान पढ़ते हो तो ध्यान रखने योग्य बात कौन सी है? सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों द्वारा बना मैदान। ये 5 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो व्यास, सतलज, चेनाब, रावी और व्यास, सतलज, चेनाब, रावी और झेलम। ठीक है, ये 5 नदियां हैं। आगे अगर मैं बात करूं, ये भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। आगे अगर मैं बात करूं, पंजाब में जो बांगर मिट्टी पाई जाती है उसे बैडलैंड कहते हैं। पंजाब में बांगर मिट्टी को बैडलैंड कहते हैं। आगे अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं, नदियों के बहने से जो पर्वतों का अपरदन होता है, अपरदन का मतलब पर्वतों का कटना होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो थोड़ा समझने का प्रयास करें मेरे साथ। नदियों के बहने से पर्वतों का अपरदन, कोष्टक में लिख देता हूं, कटने या कटना होता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? चौस कहते हैं। CHOSS, चौस कहते हैं। ये जो चौस है वो ज्यादातर पंजाब के होशियारपुर में है। चौस सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित है। आई बात समझ में? प्यारे बच्चों, यहां पर 2 आब बनते हैं। कुछ 2 आबों का मैं यहां जिक्र करूंगा। वैसे हम नदियां पढ़ेंगे, वहां पर विस्तृत रूप से समझेंगे ये 2 आब क्या होता है। ये 2 आब का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्षेत्र। तो देखो, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, बीच का भाग क्या कहलाता है? 2 आब। अब 2 आब में यहां पर 2 आब कुछ हैं, जैसे मैं यहां पर जिक्र करना चाहूं बारी, तो वो व्यास प्लस रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। जैसे आगे बात करूं मैं बिस्त, तो यहां पर व्यास प्लस सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो बिस्त 2 आब कहलाता है। आई बात समझ में प्यारे साथियों? इसी के साथ आपका पंजाब का मैदान कंप्लीट होता है। अगला मैदान है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, ये जो गंगा का मैदान है प्यारे बच्चों, ये यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। आई बात समझ में? इस मैदान के पश्चिम में कम तथा पूर्व में अधिक वर्षा होती है। ये जो मैदान है जो यहां पर फैला हुआ है, ये वाला भाग, इसके पश्चिम में मतलब इस दिशा में कम वर्षा होती है और इस दिशा में क्या वर्षा होती है? अधिक वर्षा होती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है
जो आपका बेसिक मजबूत करने में फायदा मिलेगा आपको। इस मैदान के पश्चिम में कम तथा पूर्व में अधिक वर्षा होती है। आई बात समझ में? आगे बात करूं मैं प्यारे बच्चों, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा तथा निम्न गंगा, ये वाला क्षेत्र कौन कौन सा है? तो जो उत्तरी गंगा है उसका क्षेत्र है आपके सामने पश्चिम यूपी, ठीक है। और ये जो मध्य का मैदान है वो कौन सा भाग होगा आपका? पूर्वी यूपी के साथ उत्तरी बिहार। आई बात समझ में? और ये जो भाग होगा निम्न गंगा का वो होगा पश्चिम बंगाल। आगे अगर मैं बात करूं कि मध्य गंगा में सर्वाधिक बाढ़ आती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो ये मध्य गंगा वाला पार्ट है यहां पर सर्वाधिक बाढ़ आती है, सर्वाधिक बाढ़ आती है। तो यहां पर जो नदियां बहती हैं वो सर्पाकार रूप में बह जाती हैं। तो सर्पाकार रूप में बहने पर जो यहाँ पर जैसे ये कोई पहाड़ी क्षेत्र हो गया या कोई गहरा गौर्ज हो गया, तो वो नदियां अगर ऐसे बहेगी सर्पाकार रूप में तो वो क्या करेगी? एक गहरे गौर्ज का निर्माण करेगी। अगर उस गहरे गौर्ज में पूर्णतया वो पानी से भर जाए तो वहां पर एक झील का निर्माण होगा। उस झील को हम गोखुर झील कहेंगे। आई बात समझ में? अब आपके सामने एक पॉइंट बन जाता है, गोखुर झील क्या है? वो ऐसे नहीं कि कहाँ है, वो कहेगा क्या है। तो आप कहोगे कि नदी सर्पाकार रूप में चलती है, तो जो गौर्ज का रूप जो खड्डे बनाती है उस खड्डे में अगर पानी भर जाता है तो वो एक झील का निर्माण करती है, उसे गोखुर झील कहते हैं। आई बात समझ में? आगे बात करता हूं मैं यूपी में जो इसका मैदान है उसको दो भागों में बांटकर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से सारी चीजें समझ में आ जाए। यूपी में जो मैदान है उसके दो हिस्से करते हैं। पहला हिस्सा पश्चिम भाग, दूसरा है पूर्वी भाग। ये जो पश्चिम भाग है प्यारे बच्चों वो रोहिलखंड का मैदान कहलाता है और ये जो पूर्वी भाग है वो अवध का मैदान कहलाता है। अवध का मैदान कहलाता है। ध्यान से सुनना क्योंकि मेरा कंटेंट ही मेरी पहचान है। मैं कोई भी चीज पीछे नहीं छोड़ता हूं, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी क्यों न कर रहे हो। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन क्लासों में भी देख लेना, हमारे कंटेंट की पहचान से हम जाने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉइंट हम कुछ भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। यूपी को दो भाग कर दिए, एक पश्चिमी भाग हो गया, जैसे ये यूपी है, एक तो ये वाला पश्चिम भाग हो गया, एक ये पूर्वी भाग हो गया। तो यहां पर जो है और यहां पर जो है पश्चिमी भाग को हम रोहिलखंड का मैदान कहते हैं और पूर्वी भाग को हम अवध का मैदान कहते हैं। आई बात समझ में? इस मैदान में बहुत सारे गड्ढे मिलते हैं क्योंकि नदी बहती है तो गड्ढे तो होंगे ही होंगे ना भाई। गंगा नदी का मैदान का जिक्र हो रहा है तो गड्ढे तो होंगे ना। इस मैदान में बहुत सारे गड्ढे मिलते हैं। भाई जब गड्ढे बनेंगे तो एक चीज आप सोचो, उसके अंदर पानी भर जाएगा तो उसको अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं। जैसे
पटना, उसको पटना में क्या कहते हैं, और दूसरी बात करूं उसको मोकामा में क्या कहते हैं, और तीसरा अगर मैं बात करूं उसको पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, ये जो पटना में इसको जल्ला कहते हैं, ये जो गहरे खड्डे बनते हैं इसको पटना में जल्ला कहते हैं, और यहाँ पर टाल कहते हैं, मोकामा में इसको टाल कहते हैं, और ये जो पश्चिम बंगाल है इसमें इसको बिल के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। आज हमने मैदानों में 4 भाग बांटे थे, उसमें से 2 भाग हमने आज किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके अगले 2 भाग को लेकर के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।